नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती का लिखा प्रसिद्ध लेख गुनाहों का देवता, एपिसोड 23। आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है। जी मितला रहा है और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला। देखो, कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था, सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की साम्राज्ञी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं। वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर, अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया है सुधा? मुझे सुखरोग हो गया है, सुधा बहुत क्षीण हंसी हंसकर बोली। बहुत सुख में रहने से ऐसा ही हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर, तुम बहुत धीमे ड्राइव करना वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर, तुम्हें तकलीफ तो होगी लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो। क्यों? मुझे जरा रीवा तक बहुत जरूरी काम से जाना है, वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊंगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊंगा। लौट कर दिन भर रहूंगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है, चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो? कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार, अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्करा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों न हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है, यह मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सबसे उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महराजन चाय बनाने लगी।
सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहाकर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊंगा। महराजन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महराजन बोली, वाह दामाद हुई के अकेली चाय पीबो भैया, अभिन डॉक्टर साहब सुनिए तो का कही है। नहीं मान जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर, चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। वह पूजा पाठ करके खाती हैं। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माताजी अपनी बहू पर मरती हैं। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से और अब तो उनसे भी ज्यादा पक्की पुजारिन बन गई है। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार यह मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यावहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदर ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं, देखो गलत मत समझो, मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है, यह तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला, न इसमें मेरा कसूर न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती, इसीलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं, इसलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेमनी से, उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है, बुरा न मानना। मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे छिपाना क्या। और स्वास्थ्य के मामले में ये इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची भी ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊं वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, यह मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरसक सुखी रखने का प्रयास करता हूं, और ये भी जायज नाजायज हर इच्छा के सामने झुक जाती हैं, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे हो निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए अटैची सवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर चलो, वो बुला रही हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूंगा। हाँ देखो, ज्यादा घुमाना मत, इनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने लायक नहीं थी। माताजी से मैं कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला, देखो चंदर, दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी।
चुपचाप बुझी हुई सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका लीं। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो न जाने कब से संचित होता आ रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था, लेकिन सुधा कैसी हो गई है? यह वह सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है, अपने में सिमटी स्कुची, अपने में बंधी बंधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाजें तड़प उठीं, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश्य। वहां अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कि कहीं भूल तो नहीं आया है कुछ, लेकिन उसके अंतर्मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। यह इतना गहरा, इतनी घुटन वाला मौन, यह तो जैसे चंदर के प्राणों पर घुटन की तरह बैठता जा रहा था। सुधा, निर्वात निवास में दीप शिखासी अचल, निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंदर ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे से फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंदर रुक गया, जैसे चंदर को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा भला बोली तो, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंदर ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा अब कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर भी चुप। चंदर फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंदर, और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंदर जाए भी न, चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंदर के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो सुधा का? वह जो अपनी जिद से उछलकर, लड़कर, रूठकर चंदर से हमेशा मनचाहा काम करवाती रही है, आज वह इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वह पहले की तरह दौड़कर चंदर का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो? लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंदर का मन टूट गया। चंदर की उमंग चट्टान से टकराकर बिखर गई। उसने बहुत भारी सी आवाज में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते। लेकिन अगर ज्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे ठंडे, शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंदर का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंदर ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उससे खुद चंदर कितना बिखर गया है। चंदर ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है, और फिर भी चंदर के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रुम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंदर को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह्य विद्रोह को ही समझा, तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पयस्विनी की पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंदर को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा चंदर की जलती हुई आत्मा नरक चिताओं में फिर से अपना गौरव पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा,
तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह की बातें कर रही हो जैसे चंदर कोई अपरिचित हो। सुधा, यह क्या हो गया है तुम्हें? चंदर, बिनती, पम्मी सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया है, जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्रों का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे? सुधा। लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंदर चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ सा दिया था, फिर भी जाने क्यों वह अब आज सुधा को एक प्रकाशवृत्त बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंदर लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी के कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहां पानी छिड़क दिया और एक कुश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी। एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए पल्ले से बाहों तक ढके हुए वह एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी से धूम्र रेखाएं मचलती हुई, लहराती हुई, उसके कपोलों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों से उलझ रही थी। उसने नहाकर केश बांधे नहीं थे। चंदर ने जूते बाहर ही उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंदर को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार्थिव स्वर्गिक ज्योति के रेशों से बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहले बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति में खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सूनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हरसिंगार के पीले फूल छींटे दे दिए हों। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर रख दी। उसके बाद आंख बंद कर जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोंस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। लेकिन जब सुधा उसी तरफ फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूं तो अभी क्या हो जाए। मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वह भी एक वक्त। क्यों? असल में पहले मैंने एक व्रत किया, 15 दिन तक केवल प्रात काल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई रोग हो गए हैं। चंदर का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत में तुम्हें लिख ही दिया था कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वह उत्तर न देता। अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सभी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे। लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, यह चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। उसके रुंधे गले से पूछा, सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और तो जो कुछ है उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो। अब यूं भी मेरी जिंदगी में क्या रहा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो।
लेकिन तुमने मुझसे वह सहारा छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहा, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का और भागवत का, कभी कभी सूर सागर का। पूजा अब भला किसकी करूंगी? मुझ जैसी अभागिनी की पूजा भला स्वीकार कौन करेगा? तब यह एक वक्त का भोजन क्यों? यह तो प्रायश्चित्त है चंदर, सुधा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से कहा। हाँ, प्रायश्चित्त, सुधा ने अपने पांव के बिछियों को धोती के छोर से रगड़ते हुए कहा। हिंदू गृह तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाजत नहीं रहती, अगर धर्म का बहाना न हो। धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिन तक निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलके हाथ में ले ली, उन्हें गूंथने का असफल प्रयास करते हुए बोला। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।